2004 में मैं भर्ती हुआ था आर्मी में। और तब हम नौकायन को तो जानते भी नहीं थे। और उस टाइम पे जो है अच्छा मेरा फिजिकल वगैरह पैरामीटर देख करके वहाँ से कोच मुझे चुन करके ले गए। तो मैं पहली बार जाके देखा कि नौकायन क्या होती है। होगा मेरे पिताजी की घटना हो गई यहाँ पे 2005 में। तो मैं एक बार टूट गया था अंदर से कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर मुझे पिताजी की बातें कुछ याद आई, क्योंकि पिताजी मेरे जाने माने पहलवान थे। और उनकी बात मुझे याद आई कि बेटा आप अगर गेम में गए हो, उनके जीते जी जो है मैं गेम में चला गया था। आपका परफॉर्मेंस रहा 2010 में एशियन गेम्स जो चाइना में हुआ था, उसमें मेरा 2 सिल्वर मेडल था, लाइट वेट 4 और कॉस्ट 8 में। तो ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा जो है। भारतीय टीम के कोच हैं और उसके बाद एशियन गेम जो चल रहा, अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कभी नहीं हुआ था। जो आज 100 पदक हो गए हैं, 100 पदक हो गए हैं, तो उसमें भी आपकी टीम द्वारा 5 पदक है। इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगा, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं इस स्तर तक खेल भी पाऊंगा। लेकिन देखिए, पिताजी का आशीर्वाद रहा, आप सभी का प्यार रहा कि मैं यहाँ तक खेल भी पाया। और मैं तब भी नहीं सोचा था कि मैं कोच जब आप पढ़ाई करते थे तो क्या उसमें क्रिकेट नहीं होता था? नहीं, देखिए क्रिकेट तो होता था। क्रिकेट के तरफ तो जैसे आज के बच्चों का रुझान है, सबका ही रहता है। तो हम लोग भी, लेकिन बहुत ज़्यादा हम क्रिकेट की तरफ नहीं। पिताजी चाहते थे कि हम पहलवानी करें, तो वो अखाड़े में भी गए। लेकिन ऐसा नहीं होता पहलवान का बेटा पहलवान ही हो, तो लोग कहावत कहते हैं। लेकिन नहीं वहाँ पे हुआ। तो फिर मैं कबड्डी में जो है मंडल स्तर तक मैं गया था। उसके पहले जब आप नौकायन में आप जाते हैं, उसके पहले क्या कभी सोचे थे कि नौकायन कोई खेल होता है? नहीं, देखिए हम नहीं जानते थे उस टाइम पे। जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर वगैरह थे वो लोग भी बोलते थे कि राफ्टिंग की तरह नौकायन होता है। हम जानते भी नहीं थे, हमने तो देखा भी नहीं था। लेकिन वहाँ जाके जब देखा तो एक बार थोड़ा दिल सा टूट रहा था कि शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन बस ये था कि पिताजी को जब पता चला तो उनको बड़ी खुशी हुई कि मेरा लड़का जो है गेम में गया है। तो उनके खुशी को देखते हुए हम करने लगे। और फिर उसी 1-1.5 महीने के बाद ही पिताजी के साथ ऐसी हादसा हुई। और उसके बाद फिर उनके बातों को याद करके जो है मैं आगे बढ़ा और चलता गया। नौकायन को लोग एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादातर ये लोग जानते हैं कि मैं बाढ़ क्षेत्र से हूँ, देवारा से हूँ, मैं नाव खेता था तो उसका मतलब नौकायन है। नौकायन उसका मतलब नहीं है। देखिए, इसमें सबसे अच्छे हमारे समय के प्लेयर रहे बजरंग लाल ठाकर, जिन्होंने 2010 में जब हम लोग 2 सिल्वर मेडल जीते थे, तो हम लोगों के साथ ही जो है वो गोल्ड जीते थे। वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो अर्जुन अवार्डी हैं, वो पद्मश्री भी हैं। तो अब हम ही लोगों के साथ अभी इस टीम में वो भी कोच थे, हमारे साथ ही थे वो भी। तो उनको तैरना भी नहीं आता है। तो नौकायन का मतलब ये नहीं है कि मैं बाढ़ क्षेत्र से, बस उसमें ये है कि स्ट्रेंथ एंडोरेंस का काम होता है। और जो प्लेयर जितना ज़्यादा, जिसके पास जितनी विल पावर है वो उतना दिखाता है। जो आप लोग यहाँ पर रहते थे देवारा क्षेत्र में खास करके, तो बचपन में किस प्रकार की यादें हैं कि वहाँ से जो आप अभी तक संजो के रखे हैं? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ बाढ़ क्षेत्र का ये रहा हमारे लिए कि हम पानी में तैरा करते थे। और एक बार जब अपने दरवाजे से जंप करते थे तो बंदे तक जो हम तैरते हुए चले आते थे। तो इस टाइम आप जो है खिलाड़ी के रूप में देश का नाम रोशन किया, कोच के रूप में नाम रोशन किया, तो ऐसे में खासकर अपने संत कबीरनगर या पूर्वांचल की युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, ये कोई दो राय नहीं है। अगर 2004-5 से चल के हम लोग अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो 2005 और 2023 में बहुत अंतर है। अब सुविधाएं बहुत बढ़ चुकी हैं, रोड बन चुके थे। तब तो रोड भी नहीं था हमें दौड़ने के लिए, कच्चे रोड पे हम लोग दौड़ा करते थे। तो अगर ठान लिया जाए तो कोई चीज़ मतलब पाना मुश्किल नहीं है, पाया जा सकता है। तो मैं युवाओं से यही बोलूँगा कि वो जो है लगे रहें, चाहे किसी भी क्षेत्र के। और सुनने में भी आता है कुछ जो है यहाँ के बच्चे आगे निकल भी रहे हैं। और जैसे भैया हमारे बगल में बैठे हैं, एकेडमी अभी जो आदर्श सैनिक करियर एकेडमी चला रहे हैं। पहले हम लोगों का सपना था कि शायद हम स्पोर्ट्स की तरफ हम जो है कुछ ये करेंगे, लेकिन यहाँ का रुझान ज़्यादा देखा कि सबसे पहले देखिए यहाँ पिछड़ा अपना क्षेत्र है। और कोई भी पेरेंट्स सबसे पहले चाहता है कि हमारे बच्चे को नौकरी लगे। और हम भी गए थे तो गेम में नहीं गए थे, हम नौकरी ही पहले पाए थे। तो कोई भी गार्जियंस का यही सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका बच्चा जो है पहले भर्ती हो जाए, बाद में फिर गेम हो। तो हमने वो करके एक आदर्श सैनिक करियर एकेडमी का जो है गठन किया। और भैया हमारे जो है कंटिन्यू उसमें चला रहे हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि उस एकेडमी से अब तक 100 बच्चे रोजगार जो है पा चुके हैं। दोनों लोग सेना में हैं और एक ही रेजिमेंट में थे, और दोनों लोग जवान भर्ती हुए थे। अब ये तो डायरेक्ट नायब सूबेदार बन गए, स्टार लगा लिए, और मैं वहाँ सिपाही। तो मुझसे प्रश्न पूछा गया कि भाई अब तो आपको भाई को सल्यूट करना पड़ेगा। हम ये बिल्कुल सल्यूट करूँगा।
वो भाई को सलूट, भाई तो मेरा छोटा है, जी। सबसे पहले मेरा पैर छुएगा, लेकिन जो मेरा सलूट होगा उसे कामयाबी को सलूट होगा। मुझे कामयाबी को सलूट करता हूँ। ऐसा हुआ भी, एक बार हमारे सूबेदार मेजर और कैप्टन साहब बैठे थे, लोग बैठे थे, ये भी आए थे, अब वो ये उनसे भी सीनियर थे, वहाँ बैठे थे और मैं आया तो उसमें हौलदार था एक। अभी वहाँ पे क्या बनता, सबसे पहले भाई मुझे सलूट मारना है, क्योंकि हमारे साथ बैठे हैं सूबेदार राजकुमार साहब, वो जानते हैं सेना के सिस्टम को। भाई रिश्ता अपनी जगह पे है, लेकिन जो सेना का दस्तूर नहीं टूटना चाहिए। अगर एक लेफ्टिनेंट लड़का हो जाता है और उसके पिताजी अगर सूबेदार हैं, तो सूबेदार पिताजी ही पहले लेफ्टिनेंट को सलूट मारेंगे। कामयाबी उसने जो है उस चीज़ को पढ़ करके लड़के के चाहे जैसे भी लिया है, तो अपने बाप भी अपने बेटे को सलूट मारता है। ये कुछ जगह तो कोई बात नहीं, हम एक बार सलूट मारेंगे, लेकिन अगला टाइम मुझे मेरा वो पैर छुएगा। तो ये सबसे बड़ा अंतर है भगवान। नहीं, ये जो आपकी मूछें हैं, इसका राज आज खोल दीजिए। देखिए, मूछों का राज दोनों कई तरफ से है। ये हमारी खानदानी है, हमारे पूर्वजों का देन है। और जब जाहिर है, आप लोग भी जानते हैं कि पिताजी इस दोआबा क्षेत्र में आज भी लोग जाते हैं तो हम लोग वो देखते हैं तो गर्व से बहुत लोगों के आंसू निकल जाते हैं, आंखों से दिल हो जाता है। तो पिताजी हमारे हमेशा अपने चेहरे पे मूछ जो शान रखते थे और कभी मूछ नहीं छिलवाते थे। तो हम कहे भाई और भी भाई लोग हैं, सब लोग अपना अपना शौक़ करें, कम से कम कोई ये हो जो पिताजी के शौक़ को पूरा करे। आज आपके दोनों भतीजे जो है कामयाबी पे कामयाबी हासिल कर, इनके लिए क्या कहेंगे? हमें देखिए इन लोगों के ऊपर बहुत गर्व है और हमें अति खुशी है। जो जिल्लत की ज़िंदगी हम लोग झेले हैं कि राम भरत की जोड़ी इसी तरीके से बना रहे और संत कबीर नगर का नाम जिस प्रकार से आज इस क्षेत्र में है, पूरे विश्व में ख्यात रहे। कोई प्लेयर जीतता है या किसी की टीम जीतती है तो वो टीम नहीं जीतती, वो देश जीतता है। तो निश्चित रूप से ये एक पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारा देश राजेश यादव जी के नेतृत्व में नौकायन में सर, ये दोआबा क्षेत्र के लिए एक ऐसा वरदान साबित हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा भाई राजेश यादव जो हमारे जिले की शान और सौगत है, ठीक है, और जिले में भाई ने पूरे देश के लिए ऐसा नाम रोशन किया सर कि जब कभी कोई मेडल का नाम नहीं जानता था, तब भाई ने मेडल मान करके इस देश का परचम अपने विदेश की छाती पे लहराया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे जो जिले के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो ऐसे हमारे भाई मिले जो हमारे पूरे देश का नाम रोशन किया, हमारे जिले के साथ जोड़ा। और हमारे जिले बड़े भैया राजेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि लोग अपने देश से और विदेश में जब मेडल लाते हैं तो अपने देश का नाम रोशन होता है। और बहुत बहुत बधाई अपने भैया जी को मिलती है। बहुत बहुत बधाई। चाचा जी, जी आज एक अपने गांव घर के लड़कन के लिए क्या कहेंगे जो पूरे विश्व में भारत के झंडा गाड़त बाटे? बताएं हम सरजू की पावन गोद में खेलते हुए लड़का जो है आज विश्व में नाम रोशन किया। जिस परिस्थितियों में पूरा परिवार झेला कि इतने बड़े खिलाड़ी और इतने मेडल लेकर आए हैं, हमको बहुत खुशी है। और हम सन 98 से इनके पिताजी को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये बच्चे हमारे संत कबीर की पावन धरती पे सरजू और जमुना के बीच में एक हमारा वर्ल्ड लेवल का चैंपियन, दूसरा इस क्षेत्र के नौजवानों को करियर बनाने में लगा हुआ है। दोनों के रास्ते। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं संत कबीर नगर जिले के बंडा बाजार में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत की मुलाकात करवाऊंगा जो संत कबीर नगर जिले का नाम पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे पहले रोशन करने वाले। आइए हम आपको मिलवाते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जब 2010 में आप एक खिलाड़ी के रूप में संत कबीर नगर नहीं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जब एशिया में जीतते हैं तो किस प्रकार का कैसे हुआ ये सब? देखिए, 2004 में मैं भर्ती हुआ था आर्मी में और तब हम नौकायन को तो जानते भी नहीं थे। और उस टाइम पे जो है अच्छा मेरा फिजिकल वगैरह पैरामीटर देख करके वहाँ से कोच मुझे चुन करके ले गए। तो मैं पहली बार जाके देखा कि नौकायन क्या होती है। तो जब वहाँ पे स्टार्ट किया मैं, तो जस्ट 1-2 महीने हुआ था, तभी आप लोगों को सबको पता ही होगा मेरे पिताजी की घटना हो गई यहाँ पे 2005 में। तो मैं एक बार टूट गया था अंदर से कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा।
लेकिन फिर मुझे पिताजी की बातें कुछ याद आई, क्योंकि पिताजी मेरे जाने माने पहलवान थे और उनकी बात मुझे याद आई कि बेटा आप अगर गेम में गए हो, उनके जीते जी जो है मैं गेम में चला गया था, उनको बड़ी खुशी हुई कि मेरा लड़का जो है किसी गेम में गया है। तो वो सोचते थे कि मेरा एक सपना है कि मेरा बेटा नेशनल खेले, कम से कम मैं नहीं खेल सका तो मेरा लड़का वहाँ तक पहुँचे। तो उस सपने को लेकर के जब पिताजी हमारे बीच में नहीं रहे तो उस सपने को लेकर के मैं आगे बढ़ना शुरू किया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपको बताते हुए मुझे आश्चर्य हो रहा है कि 6 महीने में लोग वोट भी चलाना नहीं सीखते हैं, और तब मैंने सर्विसेज कलर ले लिया, जो तीनों सेंटर का होता है, तीनों कॉर्प्स का होता है, जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का होता है। तो सर्विसेज कलर मैं ले लिया था 2005 दिसंबर में। संभवतः कुछ कारणवश मैं नहीं खेल पाया उस नेशनल में, मैं एज ए सर्विसेज का रिजर्व, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा वो जो है अचीवमेंट था कि मैं सर्विसेज टीम में सेलेक्ट था। और उसके बाद फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके आगे आने वाले नेशनल में 2006 में मैं खेला और 2 सिल्वर मेडल जीता। फिर 2007 में नेशनल खेला, उसमें भी हर गेम में मैं, हर चैम्पियनशिप में मैं 2-2 सिल्वर मेडल जीता गया। फिर नेशनल गेम्स हुआ, उसमें मैं 2 ब्राउन्ज मेडल जीते। और फिर इन सब परफॉर्मेंस को देखते हुए मेरा सिलेक्शन जो है इंडिया कैंप में हो गया था 2007 में। और 2007 में इंडिया कैंप में रहा, 2008 ओलंपिक के लिए मैं इंडिया कैंप में रहा, और फिर 2009 में मैं जाके एशियन चैम्पियनशिप में खेला, जिसमें मुझे एक ब्राउन्ज मेडल ताइवान में मिला। और उसके बाद फिर स्विट्ज़रलैंड में गया वर्ल्ड कप के लिए 2010 में, और फिर उसी साल मेरा जो है सबसे टॉप का परफॉर्मेंस रहा 2010 में एशियन गेम्स जो चाइना में हुआ था, उसमें मेरा 2 सिल्वर मेडल था, लाइट वेट 4 और कॉस्ट 8 में। तो ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा जो है, जो अभी एशियन गेम्स, अभी 19th एशियन गेम्स चल रहा है, यही सेम गेम्स उस टाइम पे 2010 में हुआ था, जिसमें मतलब टीम इंडिया ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया था। 1 गोल्ड 3 सिल्वर 1 ब्राउन्ज लेकर के उस टाइम पे हम लोग आए थे। और उसके बाद फिर मैं 1-2 नेशनल और खेला, और 2012 में आते आते मैं 3 गोल्ड मेडल लिया एक ही नेशनल में, वो भी मेरा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा। फिर उससे पिछले 2011 में मैं नेशनल गेम्स में जो झारखंड में हुआ था, उसमें भी 2 गोल्ड 1 ब्राउन्ज मेडल जीता था। तो 2012 में मेरा प्लेयर कैरियर का जो है ख़त्म हो गया वहाँ पे जा कर के, और थोड़ा बैक पेन वगैरह होने लगी, इस वजह से फिर मैं आगे नहीं कर पाया। और तब से मैं कंटिन्यू जो है कोच का काम कर रहा हूँ। भारतीय टीम के कोच हैं, और उसके बाद एशियन गेम जो चल रहा, अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कभी नहीं हुआ था, जो आज 100 पदक हो गए हैं, 100 पदक हो गए हैं। तो उसमें भी आपकी टीम द्वारा 5 पदक है, इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगा, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं इस स्तर तक खेल भी पाऊंगा। लेकिन देखिए, पिताजी का आशीर्वाद रहा, आप सभी का प्यार रहा कि मैं यहाँ तक खेल भी पाया, और मैं तब भी नहीं सोचा था कि मैं कोच बन पाऊंगा। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने इंडियन आर्मी को कि मुझे मौका दिया कोचिंग में। मैं 2012 से कोचिंग करियर का मेरी शुरुआत हुई, और तब से मैं कंटिन्यू जो है, कई नेशनल में हमारे लड़कों ने अच्छा मेडल लिया, कई ओलंपिक्स में जो है अच्छा प्रदर्शन रहा। 2018 में मैं एशियन गेम्स में गया था जकार्ता में, वहाँ पे 1 गोल्ड और 2 ब्राउन्स लिया हमारे लड़कों ने। और उसके बाद फिर कंटिन्यू मैं कैंप में रहा, कई वर्ल्ड कप में मैं टीम के साथ गया, और फिर एशियन चैम्पियनशिप में मैं टीम के साथ गया, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। और सबसे अच्छा प्रदर्शन इस एशियन गेम्स में रहा है, जिसमें जो है पुरुष वर्ग में अभी तक 5 मेडल नहीं आए थे एक साथ। हम लोग 2010 में 4 मेडल जीते थे, 1 लड़कियों का मेडल था। तो पुरुष वर्ग में पहली बार जो है 5 मेडल मिला है टीम को, 2 सिल्वर और 3 ब्राउन्स जो हमारी टीम ने प्राप्त किया है। तो इसका सर, जब आप पढ़ाई करते थे तो क्या उसमें क्रिकेट नहीं होता था? देखिए, क्रिकेट तो होता था, क्रिकेट के तरफ तो जैसे आज के बच्चों का रुझान है, सबका ही रहता है, तो हम लोग भी, लेकिन बहुत ज़्यादा हम क्रिकेट की तरफ नहीं। पिताजी चाहते थे कि हम पहलवानी करें, तो वो अखाड़े में भी गए, लेकिन ऐसा नहीं होता, पहलवान का बेटा पहलवान ही हो, तो लोग कहावत कहते हैं, लेकिन नहीं वहाँ पे हुआ। तो फिर मैं कबड्डी में जो है मंडल स्तर तक मैं गया था, तो वही सब खेलता रहा। उसके बाद फिर भर्ती हो गया, भैया भर्ती हुए, और उसके बाद एक जज्बा जगह कि शायद मैं भी भर्ती हो सकता हूँ, तो मैंने तैयारी अपनी जो है जोरों से की, और मैं भी भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद तो फिर हमारा रूट ही चेंज हो गया, हम जो नौकायन की तरफ गए। ये उसके पहले जब आप नौकायन में आप जाते हैं, उसके पहले क्या कभी सोचे थे कि नौकायन कोई खेल होता है? नहीं, देखिए, हम नहीं जानते थे उस टाइम पे। जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर वगैरह थे, वो लोग भी बोलते थे कि राफ्टिंग की तरह नौकायन होता है। हम जानते भी नहीं थे, हमने तो देखा भी नहीं था। लेकिन वहाँ जाके जब देखा तो एक बार थोड़ा दिल सा टूट रहा था कि शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन बस ये था कि पिताजी को जब पता चला तो उनको बड़ी खुशी हुई कि मेरा लड़का जो है गेम में गया है, तो उनके खुशी को देखते हुए हम करने लगे।
और फिर उसी 1-1.5 महीने के बाद ही पिताजी के साथ ऐसी हादसा हुई और उसके बाद फिर उनके बातों को याद करके जो है मैं आगे बढ़ा और चलता गया। नौकायन को लोग एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादातर ये लोग जानते हैं कि मैं बाढ़ क्षेत्र से हूँ, देवारा से हूँ, मैं नाव खेता था तो उसका मतलब नौकायन है। नौकायन उसका मतलब नहीं है। देखिए इसमें सबसे अच्छे हमारे समय के प्लेयर रहे हैं बजरंग लाल ठाकर, जिन्होंने 2010 में जब हम लोग 2 सिल्वर मेडल जीते थे तो हम लोगों के साथ ही जो है वो गोल्ड जीते थे। वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो अर्जुन अवार्डी हैं, वो पद्मश्री भी हैं। तो अब हम ही लोगों के साथ अभी इस टीम में वो भी कोच थे, हमारे साथ ही थे वो भी, तो उनको तैरना भी नहीं आता है। तो नौकायन का मतलब ये नहीं है कि मैं बाढ़ क्षेत्र से, बस उसमें ये है कि स्ट्रेंथ एंडोरेंस का काम होता है और जो प्लेयर जितना ज़्यादा, जिसके पास जितनी विल पावर है वो उतना दिखाता है। जो आप लोग यहाँ पर रहते थे देवारा क्षेत्र में खास करके, तो बचपन में किस प्रकार की यादें हैं कि वहाँ से जो आप अभी तक संजो के रखे हैं? देखिए सबसे अच्छी चीज़ बाढ़ क्षेत्र का ये रहा हमारे लिए कि हम पानी में तैरा करते थे और एक बार जब अपने दरवाजे से जंप करते थे तो बंधे तक जो हम तैरते हुए चले आते थे, तो वो स्टेमिना हमारी जो है बहुत अच्छी काम आई। और दूसरा जो है हम क्या करते थे, डूब जाते थे पानी के अंदर, और ये बाढ़ में देखिए कितने जो मीटर नीचे पानी रहता था, तो हम लोग नीचे चले जाते थे मिट्टी निकालने के लिए। तो मैं सबसे पहले मैं ही निकाल के लेके आता था। अब उसमें ये होता था कि किसकी कितनी बड़ी सांस है, तो वो चीज़ था। दूसरा पानी से डर नहीं लगता था हम लोगों को कि भाई हम पानी में ही ज़्यादा खेलते ये करते रहते थे, तो इसका फ़ायदा जो है हमें ज़रूर मिला कि मैं बाढ़ से। आज आप जो है खिलाड़ी के रूप में देश का नाम रोशन किया, कोच के रूप में नाम रोशन किया, तो ऐसे में खासकर अपने संत कबीरनगर या पूर्वांचल की युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? और देखिए प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, ये कोई दो राय नहीं है। अगर 2004-5 से चल के हम लोग अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो 2005 और 2023 में बहुत अंतर है। अब सुविधाएं बहुत बढ़ चुकी हैं, रोड बन चुके थे, तब तो रोड भी नहीं था हमें दौड़ने के लिए, कच्चे रोड पे हम लोग दौड़ा करते थे। तो अगर ठान लिया जाए तो कोई चीज़ मतलब पाना मुश्किल नहीं है, पाया जा सकता है। तो मैं युवाओं से यही बोलूँगा कि वो जो है लगे रहें, चाहे किसी भी क्षेत्र के। और सुनने में भी आता है कुछ जो है यहाँ के बच्चे आगे निकल भी रहे हैं, और जैसे भैया हमारे बगल में बैठे हैं, एकेडमी अभी जो आदर्श सैनिक करियर एकेडमी चला रहे हैं। पहले हम लोगों का सपना था कि शायद हम स्पोर्ट्स की तरफ हम जो है कुछ ये करेंगे, लेकिन यहाँ का रुझान ज़्यादा देखा कि सबसे पहले देखिए यहाँ पिछड़ा अपना क्षेत्र है, और कोई भी पेरेंट्स सबसे पहले चाहता है हमारे बच्चे को नौकरी लगे। और हम भी गए थे तो गेम में नहीं गए थे, हम नौकरी ही पहले पाए थे। तो कोई भी गार्जियंस का यही सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका बच्चा जो है पहले भर्ती हो जाए, बाद में फिर गेम हो। तो हमने उससे वही सब सोच लेकर के एक आदर्श सैनिक करियर एकेडमी का जो है गठन किया, और भैया हमारे जो है कंटिन्यू उसमें चला रहे हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि उस एकेडमी से अब तक 100 बच्चे रोजगार जो है पा चुके हैं। इस 3-4 सालों में 100 बच्चों के आसपास जो रोजगार पा चुके हैं। तो जब रोजगार पाएंगे तो जरूर वो आगे जो बढ़ेंगे। और यहाँ पे जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं उनको किसी गेम की ट्रेनिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है जिले स्तर पे सबसे टॉप में रहते हैं। जबकि हंसर का नाम नहीं होता था, तो चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो जो है जबलिंग हो, चाहे जंप हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, तो हमारे बच्चे जो है सबसे अव्वल रहते हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे कुछ स्टेडियम, जैसे अभी सुनने में आया, कई दिनों से मेरी मांग थी कि एक आधे स्टेडियम इस जो है दक्षिणांचल में हो, तो एक स्टेडियम जो है सिरसी में खुल रहा है। मैं युवा कल्याण अधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, डीएम साहब का और वर्तमान सरकार का। एक स्टेडियम जो है यहाँ पे आ रहा है, तो उससे बच्चे जो है उसमें जब खेलेंगे कूदेंगे तो ज़रूर यहाँ से आगे निकलेंगे। और दूसरा अपना नौकायन का हमारा जो है गोरखपुर में रामगढ़ ताल में जो है स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ से भी फ़ायदा बहुत अच्छा है। जबकि लोग नौकायन को जानते नहीं थे। अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम मई में हम ही लोग आए थे कराने के लिए, तो करा के गए हैं। वहाँ पे जो नौकायन का शुरू हो गया है, तो मैं देखता हूँ अगर बीच में मुझे मौका मिला तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके उसमें और भी 1-2 गेमें ऐड करवाएंगे, जो साथ में जो है नौकायन के साथ साथ जो कैकिंग कैनोइंग हो गई, सेलिंग हो गई, ये गेमें भी साथ में शुरू हो सकती है। सर आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई बड़े भाई में दोनों में क्या अंतर है? ये तो अंतर जो है भगवान के यहाँ से अंतर है, और दूसरा अंतर हम क्या आपको बताएं, आपके सामने अभी जो है छोटे भाई हैं बिना मूछ के, आप जो है आपकी मूछे अपनी जगह पे है। एक बार ये प्रश्न जो है, जब सबसे पहले राजेश जी एशियाड में मेडल लेकर आए थे तो सेना में थे दोनों लोग, उसमें भी इसी तरह इसी लुक में दोनों लोग सेना में हैं और एक ही रेजिमेंट में थे, और दोनों लोग जवान भर्ती हुए थे। अब ये तो डायरेक्ट नायब सूबेदार बन गए, स्टार लगा लिए, और मैं वहाँ सिपाही। तो मुझसे प्रश्न पूछा गया कि भाई अब तो आपको भाई को सलूट करना पड़ेगा। हम ये बिल्कुल सलूट करूँगा।
वो भाई को सलूट, भाई तो मेरा छोटा है, सबसे पहले मेरा पैर छुएगा, जो मेरा सलूट होगा उसे कामयाबी को सलूट होगा, मुझे कामयाबी को सलूट करता हूँ। ऐसा हुआ भी, एक बार हमारे सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन साहब बैठे थे, लोग बैठे थे, ये भी आए थे, अब वो ये उनसे भी सीनियर थे, वहाँ बैठे थे, और मैं आया तो उसमें हौलदार था एक। अभी वहाँ पे क्या बनता, सबसे पहले भाई मुझे सलूट मारना है, क्योंकि हमारे साथ बैठे हैं सूबेदार राजकुमार साहब, वो जानते हैं सेना के सिस्टम को। भाई रिश्ता अपनी जगह पे है, लेकिन जो सेना का दस्तूर नहीं टूटना चाहिए। अगर एक लेफ्टिनेंट लड़का हो जाता है और उसके पिताजी अगर सूबेदार हैं, तो सूबेदार पिताजी ही पहले लेफ्टिनेंट को सलूट मारेंगे। कामयाबी उसने जो है उस चीज़ को पढ़ करके लड़के के चाहे जैसे भी लिया है, तो अपने बाप भी अपने बेटे को सलूट मारता है। ये कुछ जगह तो कोई बात नहीं, हम एक बार सलूट मारेंगे, लेकिन अगला टाइम मुझे मेरा वो पैर छुएगा। तो ये सबसे बड़ा अंतर है भगवान। नहीं, ये जो आपकी मूछें हैं, इसका राज आज खोल दीजिए। देखिए, मूछों का राज दोनों कई तरफ से है। ये हमारी खानदानी है, हमारे पूर्वजों का देन है, और जब जाहिर है आप लोग भी जानते हैं कि पिताजी इस दोआबा क्षेत्र में आज भी लोग जाते हैं तो हम लोगों को देखते हैं तो गर्व से बहुत लोगों के आंसू निकल जाते हैं, आंखों से दिल हो जाता है। तो पिताजी हमारे हमेशा अपने चेहरे पर मूछ जो शान रखते थे, और कभी मूछ नहीं छिलवाते थे। तो हम कहे भाई और भी भाई लोग हैं, सब लोग अपना अपना शौक़ करें, कम से कम कोई ये हो जो पिताजी के शौक़ को पूरा करे। मैं बोला कोई बात नहीं। सेना में हम थे, सेना में मैं यूएन मिशन में गया, वहाँ पे मूछों का कंपटीशन रखा गया, तो बोला गया ठीक है आप लोग मूछ रखेंगे। जो अच्छी खासी बॉडी थी, लंबे चौड़े थे, उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए मुझे मूछ रखा है। और जब मैं वो उस मूछ को ऐसे मैं छुट्टी आया वहाँ से, तो मेरी माता जी मेरी मूछ देख रोने लग गई कि ऐसे मूछ आपने रखा है, और उनको याद आ गई पिताजी की। तो तब से मेरे दिमाग में आया है कि अब मैं इस वैसे मूछों में रखूँगा, माँ के पास भी जाऊँगा तो मेरी माँ भी खुश होगी मुझे देख करके, और समाज के लोग भी, अगर मैं मूछ कटवा देता हूँ तो बहुत लोग कहते हैं भैया चेहरा अच्छा नहीं लगता आपका, इसलिए मूछ अभी रख रहे हैं, ये मूछ करा दें। छोटा भाई आज कामयाबी की सीढ़ियाँ जो चढ़ रहे हैं, और आप भी सैन्य अकेडमी चला रहे हैं, तो ऐसे में किस प्रकार से युवाओं के लिए कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे संत कबीर नगर के लिए कि आज ये संत कबीर नगर से, इस पिछड़े क्षेत्र से, पिछड़ा नहीं, पिछड़ा जो है इंसान का मन होता है, कोई एरिया पिछड़ा नहीं होता है, हम मन से पिछड़े होते हैं। इस क्षेत्र से उस दौरान जब 99-98 बाढ़ आप लोग देखे होंगे, हम लोग उस जगह से पानी हल करके जब लोग बंधे दौड़ने आते थे, कहीं रोड नहीं था, हम लोग 2-3 जगह पानी हटते थे तब दौड़ते थे। देखने वाले बच्चे बोलते थे कि, उल्टा ही बोलते थे कि पता नहीं कौन सा काव बन जाए हैं ये लोग। तमाम तरह की बुराइयाँ यही आज भी बच्चों को मिलती है, लेकिन मैं बच्चों को यही चीज़ बोलता हूँ, एक सीख लेनी चाहिए आपको राजेश जी से। हम कह रहे हैं आज राजेश जी उस स्तर पर पहुँचे, और मैं अगर उस स्तर पर नहीं जा पाया हूँ, जो मेरा मन है, जो मेरी सोच है, उस सोच को जहाँ तक मैंने सेना में कर पाया, वहाँ से आने, और सेना में भी मैं रहा हूँ। आप राजेश जी से पता करिए, और भी लोग हैं जो हमारे साथ यूनिट में रहे होंगे। नौकरी तो बहुत लोग किए, नौकरी बहुत लोग किए, नौकरी मैंने भी किया है। आज भी जो है हमारी यूनिट, हमारी जगहों पे लोग देखते हैं, उस चीज़ को सम्मान से लोग याद करते हैं। मुझे सेना से निकलने के लिए मुझे क्या पापड़ बेलनी पड़ी मुझे पता है। दोनों भाइयों के बीच में ये कहना पड़ा राजेश जी को कि चाहे आप मुझे सेना से विदा करिए या भैया को, क्योंकि स्थिति हमारी थी कि भाई हमें घर भी संभालना था। मैं सेना से आकर के भी यही बच्चों से ही कहूँगा, आप किसी प्लेटफॉर्म पे जब आपकी सोच सही होगी, आपकी दिशा सही होगी, सबसे बड़ी चीज़ आपकी दिशा सही होगी, दशा 100% बदलेगी। जब आप यहाँ पे आए, सेना से आए, तो किस प्रकार से दिमाग में आया कि यहाँ पे एक सैन्य अकेडमी हो जो बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और मैं बताता हूँ कि देखिए सैन्य अकेडमियाँ बहुत जगह चल रही हैं। आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, लखनऊ में, इलाहाबाद, दिल्ली, हरियाणा में बहुत ऐसी सिटी में, भिवानी, हिसार, तमाम राजस्थान में, तमाम झुंझुनू, तमाम जगहों पे, आपके अपने उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में, देखिए जो भी अकेडमियाँ चल रही हैं सब सिटी में चल रही हैं। और सिटी में गरीब घर का बच्चा वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। मुझे भी ये था कि अगर मैं एकेडमी खैलाबाद में स्टेडियम में खोलता, मेरी उसके बगल में 2200 स्क्वायर फुट ज़मीन थी, मैं वहाँ भी एकेडमी खोल सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में गया कि ये गरीब घर का बच्चा वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। ये गरीब घर का बच्चा वहाँ पहुँचेगा, उसके 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार रुपये उसको जो है वहाँ पर रहने का सारा खर्चा देना पड़ेगा। और इस जगह से जब हम लोग दनघटा तक 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर साइकिल चला के आ सकते हैं,
तो हमारे एकेडमी में 18 किलोमीटर एवरेज चारों तरफ बच्चा, आज 10 किलोमीटर मान लीजिए, अगर है सर मैंने एकेडमी खोली है 10 किलोमीटर चारों तरफ के बच्चे साइकिल चला के आ सकते हैं, क्योंकि जिसको कामयाबी लेनी है तो कभी वो नहीं देखता है। और ऐसे बहुत बच्चे आए, ऐसे बहुत बच्चे आए और बहुत बच्चे ऐसे सफल हुए, बहुत बच्चे इतने ऐसे सफल हुए जिन्होंने 1 रुपया तक उनका खर्चा नहीं हुआ है। तो आज भी मैं बोलता हूँ अपने एकेडमी में, जो भी बच्चा गरीब है, गरीब का कई एक चीज़ है, जो भी बच्चा ऐसा है कि जिनका कोई सहाय नहीं, भूमिहीन हो, पिता ना हो, माता ना हो, कोई सी दिक्कत है, लड़का हमारे एकेडमी में आज भी निःशुल्क तैयारी करता है। अब मैं कर बोल तक आपके एकेडमी से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको नौकरी मिल गई या रोजगार मिल गया? अभी तक का जो हमारा यह है कि अगर कुछ बच्चे और भी बढ़े हैं, 100 प्लस हो चुका है, मैंने सेंचुरी को पार कर चुका हूँ। और इस मिशन के साथ मान लीजिए वे ड्यूटी पे हैं, अपने ही दोवा क्षेत्र से अधिकारी हैं, आदरणीय ब्रिगेडियर साहब जो अर्श यादव जी हैं, वो भी हमारा मतलब वो सपोर्ट करते हैं कि जो आप बच्चे को उस काबिल बनाइए, प्लेटफॉर्म हम आपको देंगे, गलत चीज़ नहीं। और ये सबसे बड़ी मतलब जो बच्चों के और समाज के अंदर एक बुराइयां हैं कि जो बच्चे बोलते हैं कि हम बगैर घूस बगैर पैसा का भर्ती नहीं पाएंगे, ये बहुत ही गलत है। हम लोग हमेशा इसके खिलाफ रहे, हमेशा इस चीज़ समझाते रहे। जब से मैं इस जगह पे आया हूँ कि अगर आपके अंदर काबिलियत होगी, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। काबिलियत है, गाइड आपको प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको दिशा नहीं पता है, उसके लिए मैं आपको बैठा हूँ। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास दिशा नहीं होती है, उनके लिए दिशा तय करने के लिए राकेश यादव जी अपना सैन्य अकेडमी चला रहे हैं। उनके चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा? ओंकार यादव। आज आपके दोनों भतीजे जो है कामयाबी पे कामयाबी हासिल कर, इनके लिए क्या कहेंगे? हमें देखिए इन लोगों के ऊपर बहुत गर्व है और हमें अति खुशी है। जो जिल्लत की ज़िंदगी हम लोग झेले हैं भाई साहब के हत्या के बाद, मेरे बड़े भाई इनके पिताजी, तो उस समय हम इन लोगों से ही कहा करते थे, आप लोग दिल खोल करके नौकरी या गेम जो कुछ भी, इन लड़कों की जिद है, ये एक जिद है, राजेश की एक जिद थी कि हम स्पोर्ट में यानी फौज में हुए तो हम खेल में भी जाएंगे। उस जिद को इसने पूरा किया, चूँकि इनके अंदर वो लालसा थी कि हम अपना जो है राजनीतिक कैरियर को ये गलत मानते हैं और इनका मनसा पूरी तरह से इन लोगों का यही था कि हम लोग कुछ भी करें तो जनहित के लिए, देश के लिए वो काम करके दिखाया है राजेश ने। और राकेश का जिद था कि हम यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। और उसके लिए इन्होंने अपना 6 साल का नौकरी इस्तीफा दे करके ये आ गए और यहाँ सैन्य कैरियर एकेडमी खोले और सफलता मिली। आज 100-150 परिवार से ज्यादा, भारत माता 100 परिवार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल गया, नौकरी मिल गई और वो परिवार खुशहाल है। मैं इससे बड़ी और कुछ खुशी नहीं मिल सकती है। नहीं खुशी मिल सकती है जब अपने जो है बच्चे कामयाबी पे चलते। क्या नाम पड़ेगा आपका? राहुल शर्मा। आप नौजवान हैं और ऐसे में आप लोगों के लिए क्या कहेंगे? जी हाँ, इस भारत माता की वीर सपूत जो बड़े भाई आदरणीय राजेश यादव जी हैं, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया, इस संत कबीर नगर का नाम पूरे देश विदेश में एक स्थापित करने का कार्य किया। बड़े सौभाग्य की बात है कि इनका आदर्श हम युवाओं को मिल रहा है, इनका संरक्षण हम युवाओं को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर जैसे इन्होंने बताया कि भी आदर्श एकेडमी के माध्यम से 100 बच्चों को रोजगार मिला है और 100 बच्चों को रोजगार मिलने के साथ साथ 100 परिवार सुसज्जित किया। इन्होंने बधाई के पात्र हैं और निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि राम भरत की जोड़ी इसी तरीके से बना रहे और संत कबीर नगर का नाम जिस प्रकार से आज इस क्षेत्र में है, पूरे विश्व में ख्यात रहे, पूरे विश्व में करते रहे। अपना नाम बताइएगा। दिलीप मिश्रा। आज जो कामयाबी पूरे संत कबीर नगर का पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं राजेश यादव जी, और यहाँ एकेडमी चला रहे राकेश यादव जी, इनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, एक मेडल जब कोई प्लेयर जीतता है या किसी की टीम जीतती है तो वो टीम नहीं जीतती, वो देश जीतता है। तो निश्चित रूप से ये एक पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारा देश राजेश यादव जी के नेतृत्व में नौकायन में मेडल जीता है। और आदर्श सैन्य एकेडमी वास्तव में इस धनघटा क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित हुई है। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जो बच्चे केवल सड़क पे दौड़ करके और लास्ट में जब भर्ती आती थी तो निराशा लेकर के वापस आते थे, आज वो एक नौकरी लेकर के आते हैं।
तो निश्चित रूप से ये एक क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ पे इस तरह की बहुत ही गर्व की बात है इस तरह के। सर अपना नाम बताइएगा। जनार्दन यादव। आपका क्या रोल है सैन्य अकेडमी में? सैन्य अकेडमी सर ये दोआबा क्षेत्र के लिए एक ऐसा वरदान साबित हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा भाई राजेश यादव जो हमारे जिले की शान और सौगत है, ठीक है, और जिले में भाई ने पूरे देश के लिए ऐसा नाम रोशन किया सर कि जब कभी कोई मेडल का नाम नहीं जानता था तब भाई ने मेडल मान करके इस देश का परचम अपने विदेश की छाती पे लहराया है। और उसके बाद जब एक छोटा भाई मेडल मारता है तो दूसरा बड़ा भाई जब रिटायर होकर आता है, आदरणीय स्वर्गीय महात्मा यादव के सुपुत्र जिनके खून में रग रग का केवल यही एक अंदाज है कि हमारे समाज का उत्थान हो, हमारे लोगों का उत्थान हो, उसका संकल्प लेकर के जब माननीय राकेश यादव जी इस धरती पर आते हैं तो आदर्श सैन्य कैरियर एकेडमी की स्थापना आदरणीय राजेश यादव और ब्रिगेडियर आरसी यादव, रामचंद्र यादव के द्वारा होता है। और यहाँ नौजवानों को रोजगार का एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसी एकेडमी का उद्घाटन करते हैं। जैसा कि मैंने 2 अक्टूबर में बोला था कि 2 अक्टूबर को दिन महात्मा गांधी का जन्म होता है तो हमारे देश के राष्ट्रपिता बनते हैं। 2 अक्टूबर को हमारे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म होता है तो हमारे देश का महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री बनते हैं, जो पाकिस्तान ऐसे तमाम दुश्मन देशों को घुटने पे टिका दिए थे। और 2 अक्टूबर को जो हमारे एकेडमी का उद्घाटन होता है तो ऐसे रोजगार को परख करती है कि दोआबा का एक इतिहास बन जाता है। दोआबा का इतिहास बन जाता है। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विजय शंकर पांडे है। आज जो राजेश यादव, राकेश यादव के लिए क्या कहेंगे? भैया ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे जो जिले के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो ऐसे हमारे भाई मिले जो हमारे पूरे देश का नाम रोशन किए, हमारे जिले के साथ जोड़ा और हमारे जिले के बच्चों को एक रोजगार प्रदान। जैसे कि हम जान रहे हैं कि पहले हमारा जिला जो है पिछड़े में आता था और हमारे जिले संत कबीर नगर को कोई जानता नहीं था। जो राजेश भैया जी ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि जिसके लिए पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानने लगा। इसके धन्यवाद देते हैं। क्या नाम पड़ेगा? वेद प्रकाश राय। आप नौजवान हैं, ऐसे में जो है नौजवानों के लिए जिस प्रकार के कार्य करें क्या कहेंगे? हम बहुत ही खुश हैं और अपने बड़े भैया राजेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि लोग अपने देश से और विदेश में जब मेडल लाते हैं तो अपने देश का नाम रोशन होता है। और बहुत बहुत बधाई अपने भैया जी को मिलती है। बहुत बहुत बधाई। चाचा जी, जी आज अपने गांव घर के लड़कन के लिए क्या कहेंगे जो पूरे विश्व में भारत के झंडा गाड़त बाटे? बताएं हम सरजू की पावन गोद में खेलते हुए लड़का जो है आज विश्व में नाम रोशन किया। जिस परिस्थितियों में पूरा परिवार झेला हम तो साथ रहे हैं, सारी हमको बातें अवगत हैं। उसके बाद भी जो जितना नाम इनका आया विश्व में इनका आज तो कोई इतिहास नहीं कायम कर पाया। हम तो उम्मीद यही करते हैं, यही नहीं हम इसके उनको आशीर्वाद देते हैं भविष्य में और भी मेडल लेकर के और भी मेडल लेके अपना देश का नाम रोशन करें। क्या कहेंगे नौजवान आप हैं? मैं राजेश भैया और राकेश भैया को दोनों को पहले बहुत बहुत बधाई दूंगा। जब मैं छोटा था तो हाई स्कूल की परीक्षा 2010 में दिया था, तब भैया जी ने मेडल जीता था और उन्हीं के क्षेत्र में मेरा सेंटर भी गया था। तो हम लोग बहुत उत्साहित रहते थे। कई बार इनके गांव में भी गए घूमने, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मुलाकात नहीं हो पाती, बहुत छोटे थे उसमें। और राकेश भैया को मैं इसलिए बधाई देना चाहूँगा जो सैन्य अकेडमी चलाते हैं। पहले बच्चे गुट में दौड़ते थे और उनका कोई लक्ष्य मकसद निर्धारित नहीं हो पाता था। आज भैया जी के सैन्य अकेडमी से बच्चे ग्रुप में दौड़ते हैं और वो एक लक्ष्य पे दौड़ते हैं, एक लक्ष्य पे दौड़ते हैं। प्रधान जी, आज इतना बड़े बड़े हस्ती आए, बड़े जो भारत के नाम रोशन करते बड़े, क्या कहेंगे? भैया पहली हमारे दुकान पर आए हमको जो बहुत गर्व की बात है कि इतने बड़े खिलाड़ी और इतने मेडल लेकर आए हैं, हमको बहुत खुशी है। और हम सन 98 से इनके पिताजी को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो सन 98 से इनके पिताजी को भी जानते हैं। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं। चाचा जी का नाम पड़ी? मैं सूबेदार राजकुमार यादव। आप सूबेदार हैं और ऐसे में सेना के 2 जवान देश का क्षेत्र का नाम रोशन कर, क्या कहेंगे? मैं सूबेदार राजकुमार यादव। ये बच्चे हमारे संत कबीर की पावन धरती पे सरजू और जमुना के बीच में एक हमारा वर्ल्ड लेवल का चैंपियन, दूसरा इस क्षेत्र के नौजवानों को करियर बनाने में लगा हुआ है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। एक क्षेत्र के जवानों का करियर बनाने में
और एक देश का नाम लाने के, मेडल लाने के उपलक्ष्य में जुझारू कर रहे देश के प्रति, उन बच्चों को हमारे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है। और मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे दोनों भविष्य में आगे की तरफ अपनी उन्नति करें। तो आप लोगों को बता दूं कि एक बार फिर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये राजेश यादव जी हैं जो दोआबा के पिछड़े हुए इलाके तिघरा मोड़ के रहने वाले हैं, जिनके पिताजी, और वहां से जब परिवार टूट जाता है, वहां से टूटने के बाद एक बार फिर खड़े होकर किस प्रकार से, किस मुसीबत से इन्होंने संघर्ष करके 2010 में सबसे पहले एशियाई खेलों में मेडल लाते हैं स्वयं खिलाड़ी के रूप में, फिर 2012 से लेके अब तक भारतीय टीम का नौकायन में जो है उनका प्रशिक्षण कर रहे हैं। और आपके नेतृत्व में अभी जो एशियाई खेल चल रहे हैं, 19वें एशियाई खेल जो चीन में चल रहे हैं, वहां पे आपके नेतृत्व में 5 मेडल लाते हैं, 2 रजत और 3 कांस्य मेडल लाते हैं। तो